साल था 1975, जब सिनेमा पर एक्शन और गुस्से का राज हुआ करता था। तरफ अमिताभ बच्चन दीवार में कह रहे हैं, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। हाँ। और दूसरी तरफ शोले में धर्मेंद्र वीरू बनकर बसंती के लिए टंकी पर चढ़े हुए हैं। हाँ, मतलब एंग्री यंग मैन और गरम धरम दोनों अपने चरम पर थे। हर तरफ बदला, ड्रामा और जबरदस्त इंटेंसिटी थी। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर यही दो सुपरस्टार अपनी एक्शन हीरो वाली इमेज को एकदम साइड में रखकर एक सीधी सादी घरेलू कॉमेडी फिल्म में काम करें और फिल्म की पूरी कहानी सिर्फ एक मजाक पर टिकी हो। बस यही वो सवाल है जो चुपके चुपके को इतना खास और दिलचस्प बना देता है। तो आखिर ये मजाक था क्या? चलिए इस शानदार कंफ्यूजन की दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी ने ये कमाल किया कैसे। देखिए, इसकी कहानी ऋषिकेश मुखर्जी के एक पसंदीदा आइडिया पर बेस्ड है, प्यारा भेरूपिया। उनकी फिल्मों में किरदार अक्सर भेष बदलते हैं, पर किसी जुर्म के लिए नहीं, बल्कि मजे के लिए, पहचान को एक खेल की तरह देखने के लिए। गोलमाल इसका एक और बेहतरीन उदाहरण है ना? तो कहानी शुरू होती है ऐसे। परिमल त्रिपाठी यानी हमारे धर्मेंद्र अपनी नई नई पत्नी सुलेखा से तंग आ जाते हैं। क्यों? उनके लिए उनके जीजाजी ही दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान हैं। और एक प्रोफेसर के लिए ये सुनना कि कोई और उनसे ज्यादा बुद्धिमान है, ये तो सीधी चुनौती हो गई। हाँ, तो वो अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता साबित करने के लिए एक योजना बनाते हैं। परिमल फैसला करते हैं कि वो राघवेंद्र के घर में ड्राइवर बनकर रहेंगे। वो भी कोई आम ड्राइवर नहीं, प्यारे मोहन इलाहाबादी, जिसे अंग्रेजी का एक शब्द नहीं आता और जो हद से ज्यादा शुद्ध हिंदी बोलता है। और यहीं से तो मजा दुगना हो जाता है, क्योंकि असली प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी की जगह लेने के लिए वो अपने दोस्त सुकुमार सिन्हा को भेज देते हैं, जो अमिताभ बच्चन बने हैं। हाँ, तो अब घर में एक नकली ड्राइवर है और एक नकली प्रोफेसर। और इस पूरे खेल को पर्दे के पीछे से चला रही है सुलेखा। वो अपनी शरारती मुस्कान के साथ अपने पति का साथ देती है। और इस पूरी शरारत का निशाना कौन बनता है? बेचारे जीजाजी। ओम प्रकाश ने इस किरदार को जिस तरह निभाया है वो अद्भुत है। उनकी हालत सच में दयनीय हो जाती है। जरा सोचिए, क्या एक विद्वान आदमी जिसे अपनी भाषा और ज्ञान पर बहुत घमंड है, उसे उसका ड्राइवर सिखा रहा है। मुझे तो वो लौ पथगामिनी वाला सीन याद आ गया। राघवेंद्र का चेहरा देखने लायक होता है, मतलब उनकी दुनिया ही हिल जाती है। बिल्कुल, उनका ड्राइवर उनकी साली के कमरे में घुस रहा है। उनकी साली का तथाकथित पति किसी और लड़की से इश्क लड़ा रहा है। वो पूरी तरह से भ्रमित है। और यही ऋषिकेश मुखर्जी की प्रतिभा चमकती है ना। वो गलत फहमियों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं, लेकिन फिल्म कभी भी सस्ती कॉमेडी नहीं बनती। कभी नहीं। यहाँ कोई केले के छिलके पर नहीं फिसलता। हास्य पूरी तरह से भाषा के खेल, स्थितियों के टकराव और किरदारों के स्वभाव से पैदा होता है। हाँ, ये बहुत ही सभ्य और मतलब बौद्धिक हास्य है। और इस पूरी शरारत को विश्वसनीय बनाने के लिए किरदारों का दमदार होना जरूरी था, खासकर जब पर्दे पर धर्मेंद्र जैसा एक्शन हीरो हो। ये शायद इस फिल्म का सबसे साहसिक कदम था। लेकिन कहानी से भी ज्यादा दिलचस्प बात तो ये है कि इस फिल्म ने अपने सुपरस्टार्स की बनी बनाई इमेज को कैसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। सोचिए, एक ही साल में एक ही एक्टर दो बिल्कुल अलग अवतारों में, एक तरफ शोले का एक्शन हीरो वीरू और दूसरी तरफ चुपके चुपके का ये सीधा साधा थोड़ा अजीब सा ड्राइवर प्यारे मोहन। ये दिखाता है कि धर्मेंद्र ने इस रोल के लिए अपनी इमेज के साथ कितना बड़ा रिस्क लिया था। धर्मेंद्र के अभिनय का असली कमाल तो यही था। उन्होंने प्यारे मोहन के किरदार की हर अजीब हरकत, हर बनावटीपन को पूरी सच्चाई से निभाया। उन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े एक्शन हीरो करने से डरते हैं, खुद का मजाक बनाना और उसमें मजा लेना। और अमिताभ बच्चन, क्या कहने, उस समय के इतने बड़े सुपरस्टार, और उन्होंने खुशी खुशी एक सपोर्टिंग रोल चुना। ये उनकी वर्सेटैलिटी और उनकी कमाल की कॉमिक टाइमिंग को दिखाता है। पर फिल्म का जादू सिर्फ इन दोनों तक ही सीमित नहीं था, पूरी टीम का कमाल था। ओम प्रकाश जी ने घमंडी लेकिन प्यारे जीजाजी के रोल में जान डाल दी। शर्मिला टैगोर और जया बच्चन ने भी अपने अपने किरदारों को इतनी खूबसूरती से निभाया कि पूरी फिल्म एक बेहतरीन टीम वर्क का नमूना बन गई। तो इन सब शानदार कलाकारों को एक साथ लेकर कौन आया? और यहां हमें समझना होगा ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन का जादू, जो फिल्म के हर एक फ्रेम में नजर आता है। इस फिल्म का ह्यूमर मतलब वो चीप वाला नहीं था, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड था। ये किरदारों के बर्ताव और भाषा के खेल से पैदा होता है।
ये फूहड़ मजाक नहीं है और शायद इसीलिए इसकी कॉमेडी आज भी उतनी ही फ्रेश लगती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इतने सालों बाद भी ये फिल्म इतनी पसंद की जाती है? इसकी विरासत क्या है? इसका जवाब शायद बहुत सीधा है। ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इसका कोई बड़ा सामाजिक संदेश देने का इरादा नहीं है। ये तो बस लोगों की बेवकूफ़ी करते देखने का मजा है, जहां बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे खुद को जरा भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो फिर इस पूरी फिल्म में दांव पर क्या लगा था? अगर किसी की जान या पैसा दांव पर नहीं था तो लड़ाई किस बात की थी? इस फिल्म का संघर्ष ही अपने आप में अनोखा था। यहां हथियार तलवारें नहीं बल्कि शब्द थे। दांव पर जिंदगी नहीं बल्कि इज्जत थी। और आखिर में क्या होता है? सब आराम से घर डिनर पर चले जाते हैं। 1975 की उन एक्शन फिल्मों के बीच ये कितनी ताजी हवा के झोंके जैसी बात थी। और यहीं ये फिल्म हमें एक बहुत गहरी बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद एक सुपरस्टार के लिए सबसे हिम्मत वाला काम अपनी गंभीर इमेज को तोड़कर बस थोड़ा सा मजाकिया दिखना ही है। चुपके चुपके इसी बात का एक शानदार और हमेशा याद रहने वाला उदाहरण है।